हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेल, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल आई गेस जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले या तो वो व्यक्ति हमसे ये पूछते हैं या हम उनसे पूछते हैं हाउ आर यू। वेल, इसका सबसे कॉमन आंसर फाइन। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप इसका थोड़ा सा हिंदी का एक बार खुद सोच के देखिए कि किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हैं, और अगर आप उसका जवाब देते हैं फाइन, मतलब हिंदी में अगर आप बोलते हैं ठीक, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि आप एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का कम्युनिकेशन कर रहे हैं? नहीं ना। आप खुद सोचिए कैसे हैं आप? ठीक। सो एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप कम से कम पूरा सेंटेंस तो बोले, जो ज़्यादा मेरे ख्याल से सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो कम से कम अगर आपको फाइन वर्ड भी यूज़ करना है तो आप एटलीस्ट पूरा सेंटेंस तो बोलिए, आई एम फाइन। ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा, मैं ठीक हूँ। वेल, कम से कम आप फाइन वर्ड को गुड वर्ड से रिप्लेस कर दीजिए। एटलीस्ट कुछ तो बदलाव लेके आएंगे हम। सो आज से अगर किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, तो मैंने इसका जवाब दिया आई एम गुड। और अगर आप एक फॉर्मल सिचुएशन में हैं, आप इस बात की एक गांठ बांध लीजिए, मतलब मेक इट अ पॉइंट, यानी ये इंपॉर्टेंट बात है और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इसीलिए मैंने कहा मेक इट अ पॉइंट, यानी कि आपको इस बात की गांठ बांधनी है कि अगर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में आप उस इंसान से बात कर रहे हैं जो हमसे या तो ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं या हमसे बड़े हैं या स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, तो आप कम से कम अगर उन्होंने आपसे पूछा है हाउ आर यू, तो आप उसके जवाब में हमेशा आई एम गुड और उसके बाद थैंक यू बोलना ना भूलें। आई एम गुड, थैंक यू। एंड जिस तरह इंसान ने आपके हालचाल पूछे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी उनसे उनके हालचाल पूछिए और आपको पूछना चाहिए सेम सेंटेंस हाउ आर यू। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दूं कि ये हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं और इस कैरेक्टर ने अगर इनसे पूछा हाउ आर यू और इन्होंने अगर जवाब दिया आई एम गुड, थैंक यू एंड हाउ आर यू, तो अब इनका जवाब होना चाहिए आई एम ऑल्सो गुड। यानी कि सेम वाक्य को रिपीट करने के लिए आप ऑल्सो भी लगा सकते हो। हिंदी में हम ज़्यादातर भी देखते हैं ना, तो मैं भी अच्छा हूँ, भी नहीं देखते। ऑल्सो का एक रूल कहता है, मैंने यूज़ कर लिया आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा, अगर आपको ऑल्सो यूज़ नहीं करना तो आप उसकी जगह टू, TOO वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गुड और लास्ट में आप लगा दीजिए टू, मीन्स सिंपल है। इसीलिए तो कहा था फर्स्ट डे से लगातार पिछले 3 वीडियोज़ में या पिछले 3 सेशन में आपसे लगातार एक बात कह रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना वाकई में इतना टफ नहीं है। इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान है, बस सही गाइडेंस और साथ में आपकी लगातार प्रैक्टिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जब भी सिचुएशन मिले, आप जिस भी स्थिति में हैं, आपको जहाँ मौका मिल जाए, आपको यही कहूँगा मेक द मोस्ट ऑफ इट। मतलब आप उसका थोड़ा सा भी नुकसान ना करें, आप उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए। मेक द मोस्ट ऑफ इट, यानी कि जो मैंने अभी आपसे कहा क्या कि अगर आप एक सिचुएशन में जहाँ किसी व्यक्ति ने आपसे इंग्लिश में बात की है, आप आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके घर पे हैं, आपके घर पे कोई रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति हैं, पहली बार आप से उनका इंट्रोडक्शन हुआ है और उन्होंने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू। मान लेते उन्होंने इंग्लिश में पूछा ना, तो आप या तो हिंदी में बोले ठीक हूँ, आप अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं आई एम गुड, थैंक यू एंड हाउ आर यू, और सामने वाला व्यक्ति भी आपको जवाब दे देगा। अगर उसकी अच्छी इंग्लिश है तो आई एम गुड टू, या फिर आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। अभी तक के कोर्स में, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, स्पेशली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और वो है डूअर, सोल वर्ड और एक्शन। इनके बारे में जो क्लियरिटी आपको चाहिए वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, तो आप डेफिनेटली एंड ऑफ द वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। लेट्स गो फर्दर। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें से एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरे तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब अगर शुद्ध हिंदी में कहूँ तो उसको कहते हैं प्रश्नवाचक, मतलब सवाल पूछने का तरीका। अच्छा, इंग्लिश में जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं 2 तरीके के क्वेश्चंस मान के चलता हूँ कि अगर मैं सिंपली बात करूँ तो आज बात करें 2 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, 2 टाइप के इंट्रोगेटिव के बारे में। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमेशा जो
आपको जवाब देता है व्यक्ति, वो हमेशा या तो यस में जवाब देगा या ना में देगा। यानी आप भी क्या चाहते हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें या तो आपको सामने वाले से आंसर जो है वो या तो वो यस में चाहिए या फिर आपको नो में चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हिंदी में मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं, समझाने के लिए। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, और स्पेशली जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है, वर्ड टू वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं। सो अगर हिंदी को हम देखें, हिंदी में अगर ये पूछा गया कि क्या आप चाय पीते हैं, क्या आपने बिल पे कर दिया, क्या आप जा रहे हैं, तो इन सब सवालों में एक चीज़ कॉमन है और वो है क्या। यानी कि ज़्यादातर हिंदी के जो सवाल आप शुरू करेंगे तो उसमें क्या लगता है। अच्छा, जो लोग हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं वो क्या को देखते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या लेके आते हैं, व्हाट। और अगर आपने यहाँ पे व्हाट लगा दिया तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आप कभी भी इंग्लिश को सही नहीं बोल पाएंगे। तो हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके मन में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उस इन्फॉर्मेशन की पुष्टि करना चाहते हैं, आप उसे कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ या ना, तो फिर इंग्लिश का नियम कहता है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए, यस नो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सोल वर्ड, उसके बाद डूअर और उसके बाद एक्शन। और जब आप लिखेंगे उस समय ध्यान रखना कि लिखते वक्त लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा दीजिएगा। बोलते वक्त हम पंक्चुएशंस को यूज़ नहीं करते हैं। फाइन। सो अभी तक के जो सेशन हुए उनसे ही रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं कि मैं अभी तक अगर बोलूं, अभी फॉर एन एग्जांपल अभी दिन के 2 बज रहे हैं आफ्टरनून के, और जब भी कभी आप टाइम के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप जितना भी बज रहा हो जब उसको बताएं तो हमेशा इट से शुरू करें। और इट इज़, जब इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देंगे इसकी तो बन जाएगा इट्स। सो इट इज़ को मिला के इट्स बोलते हैं, आप भी फ्लो में बोल सकते हैं, इट्स 2 o'clock। क्लियर? क्या बोला? इट्स 2 o'clock, दैट्स इट। सो अगर अभी इट्स 2 o'clock और मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, जबकि टाइम बचा हुआ है, अभी मैं लंच किया जा सकता है और मैंने ये काम किया नहीं है, इसलिए मेरी इंग्लिश है आई हैव नॉट टेकन। हमने बात की थी कि हैव हमेशा सोल वर्ड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म। और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। सो आई हैव नॉट टेकन लंच, थैंक यू। पापा ने आपको बिल दिया, आपसे कहा कि आप इसे पे कर दीजिए। फाइन। अब आते हैं चौथे टाइप के सेंटेंसेस पे। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा की बात हुई थी हमारे लास्ट सेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब अगर आम इंसान की भाषा में आपको समझाना चाहूँ, इम्पेरेटिव वर्ड नहीं सीखना, साइड में निकाल दीजिए। सिर्फ 2 रूल। जब हम जिससे बात कर रहे होते हैं, अगर हम सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई काम करने के लिए कहें, या तो हम उसे रिक्वेस्ट करें या फिर हम उसे एक ऑर्डर दें, एक कमांड दें। तो इंग्लिश का नियम कहता है कि जो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब हम किसी इंसान से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम उसे कोई कमांड या कोई ऑर्डर देते हैं, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जो भी क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों बोल देते हैं। तो मैं आप मेरे सामने और मैं आपसे काम करने के लिए कह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? जो काम करने के लिए कहूँगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लूँगा और आपको सीधा का सीधा बोल दूँगा। जैसे मान लेते हैं, अगर मैंने कहा अगर मुझे आपसे दरवाज़ा बंद करवाना है और मैं इस बात का आपको ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड दे रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो मैंने आपसे कहा शट द डोर प्लीज़। यस, बंद करने के लिए क्लोज वर्ड भी यूज़ होता है इंग्लिश में और शट वर्ड भी होता है, दोनों में एक डिफरेंस है। क्लोज रेगुलर एक्शन है, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, ये 3 फॉर्म्स होंगी। और जो शट वर्ड है वो इरेगुलर है, मीन्स उसकी जो 3 फॉर्म्स होती हैं उसमें सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता। शट शट शट, तीनों शब्द एक जैसे होते हैं। शट शट शी। और फैमिली का एक और वर्ड होता है कट कट कट, इसकी भी तीनों फॉर्म सेम होती है। कट कट कट, ये इरेगुलर है, इसमें ईडी नहीं लग रहा है। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, कट कट कट। ऐसे ही है पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, SET SET SET, सेट सेट सेट, शट शट शट। स्प्रेड, किसी भी चीज़ को फैला देने को कहते हैं। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है। सो अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं और आप एक ब्रेड स्लाइस लेके उसके ऊपर बटर या फिर जैम लगाते हैं, जाम नहीं जैम, सो आप उसे क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। फाइन। आप अपने जो बेड शीट को अपने बिस्तर पे बिछाते हैं तो आप उसे क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है? स्प्रेड। थर्ड फॉर्म क्या है? स्प्रेड। सो कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। वेल, ये इरेगुलर वर्ब्स में ही काउंट किए जाते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट जिस पर मैं आज आपसे बात कर रहा था कि अगर मैं आपको कोई काम करने के लिए कहूँगा तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जो कि त्यों मुझे बोलनी है। तो मैंने आपसे क्या कहा? शट द डोर प्लीज़।
ये प्लीज़ लगाने से वो एक तरह का रिक्वेस्ट हो गया, एक मैं विनम्र तरीका, एक पोलाइट वे निकाल लिया मैंने, जिससे कि बिकॉज मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि जिस तरीके की लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह से लोग हमें हमारे बारे में विचार बनाते हैं। तो अगर किसी ने आपसे कहा शट द डोर प्लीज़, ऑफ कोर्स आप ये मान लेंगे कि इंसान जो है ना बहुत ही पोलाइट है, क्योंकि उसने प्लीज़ भी लगाया है, वो आपसे काम भी करवा रहा है लेकिन वो साथ में प्लीज़ भी लगवा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जब भी आप अपना कोई काम किसी से करवाने के लिए कहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लगा दीजिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा शट द डोर प्लीज़, ओपन योर नोटबुक्स प्लीज़। अगर मैं कहूँ आपका पेन मुझे देने के लिए तो मैंने कहा गिव मी योर पेन प्लीज़, ठीक है। अपनी मॉम के पास जाके अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उन्हें कह सकते हैं मॉम गिव मी सम मनी प्लीज़, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है। ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आदेश या रिक्वेस्ट करने के, ठीक है। तो एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको ज्यों का त्यों बोल दीजिए। एग्जाम्पल किया था अभी, अगर घर में बिजली का बिल आया है और पापा ने आपको दिया। अच्छा, ज़्यादातर हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो हिंदी तो कहती है लीजिए, ले, जो भी तरीका है वो अपना लेती है। इंग्लिश में जब आप कोई चीज़ दें तो आपको जो वर्ड यूज़ करने होते हैं वो 3 शब्द होते हैं। उसमें पहला शब्द होता है हियर, दूसरा होता है यू और तीसरा होता है आर। हियर यू आर, मैंने आपसे पहले दिन से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन मत करना, नहीं तो HERE हियर का ज़्यादातर लोग ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ यू आर मतलब हो, पता नहीं क्या है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, अगर आपको नेचुरल इंग्लिश सीखनी, मैंने फर्स्ट डे भी कहा था ऑर्गेनिक तरीके से अगर सीखनी है, नेचुरल तरीके से इंग्लिश सीखनी है तो फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट बिल्कुल मत करिए। सिचुएशन समझिए, राइट तरीका समझिए। जैसे किसी ने हमें कहा इसको पेन बोलते हैं, इसको पैन बोलते हैं, मैंने समझ लिया इसको पैन बोलते हैं। किसी ने मुझे कहा पहली बार कि इसको ड्रीम कैचर कहते हैं, मैंने समझ लिया कि ऐसी चीज़ को ड्रीम कैचर कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम पहली बार में सीख जाते हैं। ऐसे मुझे किसी ने कहा कि जब कोई चीज़ किसी को देते हैं तो बोलते हैं हियर यू आर, मैंने भी सीख लिया और बोल दिया हियर यू आर, पापा ने भी सीख लिया। और लैंग्वेज पे तो किसी का ऐसा है नहीं कि सिर्फ स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, कॉलेज के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। हर व्यक्ति की ज़रूरत है इंग्लिश में, हर जगह पर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होती है। फ़ोन पे पिक करने के बाद बहुत सारे लोग हेलो ही बोलते हैं, समझ रहे हैं आप। सो ये नहीं देखते कि हम कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट कि जो आता है वो भूल जाता है, जो नहीं आता वो नहीं बोल पाते। क्लियर? सो कोई चीज़ आज के बाद भी आप भी किसी को दें तो हमेशा नियम बना लीजिए कि आपके मुंह से पहले क्या निकल रहा है, हियर यू आर। बस तो पापा ने आपके हाथ में बिल रखा और बोला बेटा हियर यू आर, और साथ में पापा ने आपको एक ऑर्डर दे दिया। पापा ने आपसे कहा बेटा पे द बिल, क्योंकि बिल चुकाने को क्या कहते हैं, पे। और अभी क्या रूल सीखा था कि अगर हम कोई किसी को ऑर्डर देंगे काम करने का तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जो कहते हो बोलेंगे। तो पापा ने आपसे क्या कहा, पे द बिल। क्लियर? इस एग्जाम्पल को रखिएगा, आगे चलेंगे और थोड़ी देर बाद बात करते हैं। दूसरा सिचुएशन देता हूँ, आपका कमरा, बिल्कुल हम सबके पास अपने अपने कमरे होते हैं। अगर किसी कमरे को आप इस स्थिति में देखें कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अनटाइडी। ठीक है? अगर कोई चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे है तो वो चीज़ है टाइडी। ठीक है? सो एक हो गया टाइडी वर्ड और एक वर्ड हो गया इंग्लिश में अनटाइडी। सो आप सिर्फ नेचुरल, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से बात करते हैं इंग्लिश में। आप अपने कमरे को देखिए, आपका कमरा, हर चीज़ जो आपके कमरे में, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है। इसका मतलब आप बिल्कुल विचार बना लीजिए और इंग्लिश तो बोलिए, दूसरों से नहीं, अपने आप से बोलिए। और तो आसपास के लोगों के भी, अपने घर के हर फैमिली व्यक्ति को बता सकते हो कि माई रूम इज़ टाइडी। अगर आपको लगता है आपका कमरा सही नहीं है, माई रूम इज़ अनटाइडी। तो अगर आपका रूम अनटाइडी है तो मान लेते हैं अगर मम्मी आके आपके कमरा देखें और वो अगर कहें कि बेटा योर रूम इज़ अनटाइडी, तो आपको एक काम करने के लिए कहेंगे मेक योर रूम टाइडी, यानी कि इसको आप सही कर दीजिए। तो मेक मतलब वैसे तो ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, उसको कहते हैं बनाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जहाँ पे मेक के बहुत अलग अलग मतलब होते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपको फर्स्ट डे से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन मत करिए। ठीक है? सो मेक मतलब बनाने से बाहर निकलिए, सिंपल सा वर्ड है। अगर आपको रूम को सही करना है तो मेक योर रूम टाइडी। क्लियर? योर इसलिए क्योंकि वो आपकी चीज़ है। अगर मेरी होती तो मैं माय बोलता, अगर वो पापा की होती तो मैं पापास बोलता या हिज बोलता, मम्मी की होती तो बोलता मदर्स या फिर बोलता हर। अगर कोई चीज़ इसकी है तो उसे बोलते हैं इट्स,
बाद में और अच्छी तरह डीप में जाके इसके बारे में बात करेंगे कि ये पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो मॉम ने कमरा देखा, रूम इज़ अनटाइडी, उन्होंने कहा बेटा योर रूम इज़ अनटाइडी, मेक योर रूम टाइडी। दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन और लास्ट, ठीक है। आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपके बॉस आपके पास आते हैं और कहते हैं कि ये कुछ पेपर्स हैं, हियर यू आर एंड मेक अ रिपोर्ट। उन्होंने भी मेक बनाया क्योंकि उन्होंने आपसे एक रिपोर्ट बनवानी है, इसलिए उन्होंने कहा मेक अ रिपोर्ट। कि हमारे पास 3 तरीके हो गए हैं, ठीक है। हमें 3 काम मिल चुके हैं। पापा ने हमें कहा है पे द बिल। तो पापा का एक बार फिर से एग्जांपल देखते हैं। पापा हमारे पास आए, पापा ने कहा बेटा हियर यू आर पे द बिल। अब बिल मैंने ले लिया और मैंने कहा पापा ओके। जब भी आपको कोई इंसान कोई काम करने के लिए कहे और आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं तो आप पहले बिल्कुल बोलिए ओके। पापा को आप ऑफकोर्स पापा ही कह के संबोधित करते होंगे, इसलिए आपने उन्हें क्या कहा, ओके पापा। अगर मम्मी आपसे कोई काम करने के लिए कह रही है, कौन सा काम कहा मम्मी ने आपसे, मेक योर रूम टाइडी, आपका जवाब क्या होना चाहिए, ओके मम्मी या ओके मॉम, ओके माँ। जो भी आप अपने मम्मी को जिस भी नाम से एड्रेस करते हैं, आप बिल्कुल आप संबोधित करते हैं उसी नाम को आप उन्हें यूज़ करिए। तो ओके मम्मी, ओके माँ, ओके मॉमी, जो आप बोलना चाह रहे हैं बिल्कुल आप बोलिए। अगर आपके बॉस ने आपसे कोई काम करने के लिए कहा है, बॉस ने आपको एक काम करने के लिए कहा मेक अ रिपोर्ट, आपने कहा ओके बॉस, ओके सर। अगर आपके बॉस फीमेल है तो आपने कहा ओके मैम या मैडम, MADAM, ठीक है। आप उसको अगर दूसरे तरीके में लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो MA''AM, मतलब मैम। आप ये भी बोल सकते हैं बिल्कुल पूरे फ्लो में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपने कहा ओके मैम। अच्छा, आपको जो काम अभी दिया है, ये काम अब आपने अभी तक तो नहीं किया है, ये काम अब आप करोगे। और जो भी काम इस समय के बाद भविष्य में होगा, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूचर की बात करते हैं। सो या तो हम ट्रांसलेशन कर लें कि गा गी के, जाऊंगा, मम्मी ने कहा कमरा सही कर दो, मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। पापा ने कहा बिल पे कर दे बेटा, मैंने कहा कर दूंगा। बॉस ने कहा रिपोर्ट बना दो, मैंने कहा ओके बॉस बना दूंगा। तो गा गी गे, या तो हम इसके अंदर फंस जाएं या फिर एक सिंपल सा नियम सीख जाएं कि फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा इंग्लिश में विल सोल वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। एक सोल वर्ड है कौन सा, विल। भविष्य की बात करने का खास शब्द जो है वो विल है। तो सबसे अच्छी बात है वो यही कहती है कि विल आप सब डूअर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से डूअर्स हैं हमारे पास अभी तक, आई, यू, वी, दे, शी, ही, इट, या इनके कोई भी नाम। तो कोई भी इंसान अगर भविष्य में काम करेगा तो आपको जब भी किसी के बारे में बात करनी है तो आपको हमेशा विल लेके चलना है। और दूसरी बहुत अच्छी बात, आसान है इंग्लिश, पीस ऑफ केक। विल के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर आपको सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं आती तो विल के साथ तो मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही होगी। और अगर आपको फर्स्ट फॉर्म भी नहीं पता तो इसका ये मतलब है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, उस वर्ड के बारे में भी नहीं जानते आप। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सब्जियां होती हैं उसको जब हम छौंकते हैं, छौंक लगाना से कहते हैं ना हम लोग। अच्छा, मैं ज़्यादातर मेरी जो इतने लंबे समय का टीचिंग का अनुभव है उसमें अगर मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला है तो वो ये है कि जब से मैंने लोगों से ज़्यादातर पूछा कि छौंक लगाने को क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक ही वर्ड पता है, बोलते हैं फ्राई कर देना। फ्राई मतलब तो तलना होता है मालिक, यानी कि फ्राई मीन्स कहीं भी छौंक लगाना नहीं होता। तो छौंक लगाने के लिए वर्ड होता है सीज़न। जब मसालों के साथ चीज़ों को आप सब्जियों को बनाते हैं तो आप उसमें सीज़न करते हैं, ठीक है। सीज़न, सीज़न्ड, सीज़न्ड, ये रेगुलर एक्शन होता है। आगे आपके पास वर्ड, अगर ये काम आपको भविष्य में करना है तो लो अपना तरीका इंग्लिश में और बोलना शुरू करो, आई विल, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई विल सीज़न। क्लियर। आप कहीं जाओगे भविष्य में, आई विल गो। आप कोई चीज़ देखोगे, आई विल सी। तो हिंदी में क्यों देखूंगा, जाऊंगा, छौंक लगाऊंगा, नहीं 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 नहीं, सिंपल अंग्रेजी समझनी है। फ्यूचर की बात करने के लिए हमें टाइम वर्ड क्या चाहिए, विल। एक अच्छा, एक टाइम वर्ड और होता है, उसको शैल भी बोलते हैं, SHALL। तो धीरे धीरे वो आजकल इंग्लिश में कम यूज़ होता है। पहले की इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता था जब आई एंड वी के साथ फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाया करते थे। मतलब आई शैल गो, मतलब हिंदी नहीं देखनी है कि मैं जाऊँगा। वी शैल गो मतलब हम जाएंगे, नहीं, सिंपल सी बात है। आपको पता है आई, अपने बारे में आप बात कर रहे हो, इसलिए आपके जहन में जो पहला शब्द आता है वो है आई।
आई को देख के मैं मत बनाइए प्लीज़, इस हिंदी ट्रांसलेशन से बाहर निकलिए। अगर आपको फ्लो लेके आना है, अगर आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, जैसे पापा ने आपसे कहा बेटा पे द बिल, और आप फ्लो में बोलते हैं ओके पापा आई विल पे द बिल, यानी कि सिंपल, ये फ्लो होता है। इसमें आपने हिंदी नहीं देखा, पापा ने कहा है पे द बिल मतलब बिल पे कर दे, इसका फिर ट्रांसलेशन करूँ मैं कर दूंगा, मतलब ना, सिंपल सी बात है, मुझे भविष्य में काम करना है तो आई विल पे द बिल। सो शेल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आने वाले सेशन में पूरा एक लेक्चर शेल के ऊपर भी डिपेंड होगा, तो शेल अच्छी तरह से आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो विल के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो विल आप पूरे कॉन्फिडेंस से सारे जो भी डूअर्स होते हैं उनके साथ विल यूज़ किया जा सकता है आने वाले भविष्य के लिए। पास्ट की बातों में आप विल की बात नहीं कर सकते। आप यस्टरडे शब्द के साथ विल कैसे यूज़ कर सकते हैं कि यस्टरडे आई विल मीट यू, कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, यस्टरडे आई विल मीट यू, कल मैं आपसे मिलूंगा। या तो आपने यस्टरडे वर्ड को गलत बोल दिया, यानी कि हिंदी में तो कल मतलब आने वाला भी और कल मतलब बीता हुआ भी। या तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि यस्टरडे का इंग्लिश में मीनिंग होता है बीता हुआ कल, और आने वाले कल जो होता है उसे कहते हैं टुमारो। सो आने वाले कल के लिए हमेशा टुमारो बोले। तो अगर आप ये बोल रहे हो टुमारो आई विल मीट, ऑफकोर्स मैं समझ जाऊंगा, फिर तो आप सही बोल रहे हो एकदम, बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि टुमारो भविष्य वाला कल है और बीता हुआ कल यस्टरडे है, बीता हुआ परसों डे बिफोर यस्टरडे है, डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों। कई लोग तो उसके पीछे भी जाते हैं, परसों के बाद नरसों पे भी चले जाते हैं, कल परसों नरसों। तो उसकी अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब 2 days बिफोर यस्टरडे, काउंटिंग शुरू कर दीजिए आप, 2 days बिफोर यस्टरडे, टुमारो आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो आने वाला नरसों, 2 days आफ्टर टुमारो। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, भविष्य के बारे में। जो भी काम आपको फ्यूचर में करना है बिल्कुल नियम बना लीजिए, आई विल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये अपने साथ। आप सामने वाले की बात कर लीजिए, यू विल एक्शन। सो यू विल का मतलब तो ये है कि आप सामने वाले को बता रहे हो क्या कि आपके साथ ऐसा होगा। मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ यू विल गो, तो मैं तो आपको आपके बारे में बता रहा हूँ कि तुम जाओगे। मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, यानी कि मुझे सवाल पूछना पड़ेगा कि आप जाएंगे क्या। होता है ना, दिन में कितनी बार सवाल पूछते हैं। घर में तो मेरी मॉम मुझसे कई बार सवाल पूछती है, बेटा खाना खाएगा क्या, चाय पिएगा क्या। तो ये सवाल हुआ ना, क्या चाय पियोगे, क्या खाना खाओगे, क्या का मतलब व्हाट नहीं है, यानी कि क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, सोल वर्ड। सबसे पहले उस सोल वर्ड की बात हो रही है जो हमें ये बताता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। अभी सीखा है फ्यूचर की बात किस सोल वर्ड से होगी, विल से। तो आपके ध्यान में सबसे पहले क्या आना चाहिए, विल। फ्यूचर का सवाल पूछने के लिए सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो है विल। उसके बाद सवाल किससे पूछा जा रहा है, मुझसे और मेरे ही बारे में, इसलिए यू, विल यू। और विल के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना, आपको खुद को पता है। विल के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाइए, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और ऑफ कोर्स चाय पीने के लिए एक्शन टेक टी मान लेते हैं। सो विल यू टेक टी। सुबह का जो पहला खाना खाते हैं, ऑफ कोर्स सबको पता ही है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर में हम लंच करते हैं और रात में हम डिनर करते हैं। वेल, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी एक खाना होता है, उसको हम ब्रंच कहते हैं। शाम के टाइम पर जो चीज़ हल्का फुल्का खाया जाता है उसको हाई टी कहते हैं। ठीक है, हाई टी के अंदर बहुत सारे लोग कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। अच्छा, कई जगहों पर रात के खाने को सपर भी कहते हैं, SUPPER। तो सपर वर्ड भी यूज़ होता है रात के खाने के लिए। डिपेंड आप कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं और किस सिचुएशन में, वो याद रखिएगा कि सुबह के लिए आप ब्रेकफास्ट यूज़ करिएगा और करीबन 11 बजे के से पूछना हो कि ब्रंच, यस, क्योंकि 11 बजे शायद लंच का टाइम नहीं हुआ तो आप लंच मान लेते हैं कि उस टाइम पे नहीं करते, तो उस टाइम पे आप ब्रंच के बारे में बात कर लीजिए। सो विल यू टेक, और उसके बाद उस मील का नाम जो आप खाने की बात कर रहे हैं। सो विल यू का मतलब आने वाले फ्यूचर का क्वेश्चन, विल यू एक्शन, विल यू विन द मैच। अगर आप कोई मैच खेलने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है विल यू विन द मैच। विल यू मीट, मतलब मिलना होता है किसी से, मीट सेकंड फॉर्म होती है मैट, थर्ड फॉर्म होती है मैट। मीट, मैट, मैट। अच्छा, मीट वर्ड के साथ 2 ग्रामर के रूल हैं, वो आपसे कहूँगा ज़रूर याद रखिएगा। मीट के साथ विद प्रपोजिशन भी लगती है और मीट विदाउट प्रपोजिशन भी यूज़ होता है। यानी कि अगर हम कभी किसी इंसान से मिलें तो मीट के बाद डायरेक्टली आप उस इंसान का नाम लगाएंगे तो भी आपको कोई गलत नहीं बोल सकता, और अगर आप मीट के बाद विद लगा के उस इंसान का नाम लगाएं तो भी आप सही हैं। यानी आप उस टाइम पे भी गलत इंग्लिश नहीं बोल रहे। जैसे आई विल मीट विद यू,
बिल्कुल सही है, आई विल मीट यू। इसी तरह का दूसरा शब्द भी है, उसको कहते हैं फाइट, FIGHT, फाइट मतलब आप जानते ही हैं लड़ाई करना। फाइट के साथ भी सेम रूल है कि फाइट विद लगाओ तो भी ठीक है, और फाइट को बिना विद के भी लगाओ तो भी ठीक है। आई विल फाइट यू, बिल्कुल ठीक है। आई विल फाइट विद यू, ये भी ठीक है। फाइट, फॉट, फॉट, ये 3 फॉर्म्स हैं, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। और विल लगा है तो इसका मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से में आपके दिमाग में आना चाहिए व्यक्ति कब की बात कर रहा है, फ्यूचर की। ये नहीं गागी गे मैं आपसे लड़ूंगा, मैं आपसे लड़ूंगी, हम आपसे लड़ेंगे, नॉट एट ऑल। आई विल एक्शन, बिल्कुल। अगर जैसे मैंने कहा आप अभी जिस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए मुझे तो पता नहीं अभी आप कितना बज रहा है आपके शहर में, आप कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अगर इस समय जो भी समय आप 5 मिनट के बाद जो भी काम करेंगे, अभी बैठे बैठे बिना उठे बनाइए विचार आई विल, बिल्कुल। जब ये पूरा वीडियो आप कंप्लीट कर लें, इस वीडियो के बाद अपने आप से बताइए सर आई विल, और देखिए कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे। आई विल, हो सकता है आपको कहीं जाना हो, आई विल गो, और उसके बाद उस जगह का नाम लगाने से पहले टू ज़रूर लगा दीजिएगा। ग्रामर का नियम है कि जब भी हम किसी जगह जाते हैं तो गो के बाद टू लगाना मस्ट है। आई विल गो टू, जहाँ आपको जाना है, तो आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू माई ऑफिस, आई विल गो टू माई स्कूल, आई विल गो टू माई कॉलेज। तो हाँ आपको जाना है वहाँ आप बोल सकते हैं। विल के बाद गो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और गो के बाद क्योंकि किसी जगह जा रहे हैं इसलिए टू लगाना मस्ट हो जाएगा। अगर आप किसी काम के लिए जाते तो आप टू नहीं लगाते, फॉर लगा देते। जैसे कि आई विल गो फॉर अ वॉक, आप वॉक करने की बात कर रहे हैं। अगर इस समय आपके शहर में आप 8 बज रहे हैं रात के और अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और उस टाइम पर अगर आप ये कह रहे हैं कि वॉक पे जा रहे हैं, तो आई विल गो फॉर अ वॉक। सुबह 4 बजे आप अभी बज रहे हैं, मान लेते हैं, मैं एक इमेजिनेशन की दुनिया में, आप सुबह जल्दी उठ गए और आपने इस वीडियो को ऑन कर लिया और अभी आप देख रहे हैं 4 बजे, ठीक है, और आपका रूटीन शुरू होता है कि 4:30 बजे आप वॉक पे जाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, यही ना कि आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल गो टू अ वॉक नहीं, आई विल गो फॉर अ वॉक। क्लियर? सो आई विल का मतलब ये काम आप फ्यूचर में करेंगे, जो इंसान आपको बता रहा है। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट, जो काम फ्यूचर में नहीं करने, यानी कि आपको पता है कि आने वाले भविष्य में आप हो सकते हैं बहुत सारे काम जो आपने पहले से कंफर्म कर रखे हैं, अपने आप को बता रखे हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे, यानी कि आई विल नॉट। और एक्शन मतलब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं विल यू फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स इंग्लिश में भूलने को कहते हैं। फॉरगेट सेकेंड, फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म 2 होती हैं, फॉरगॉट भी होती है और फॉरगॉटन भी होती है। सो आप फॉरगॉट बोले तो भी ठीक है और फॉरगॉटन बोले तो भी ठीक है। याद रखिएगा सोल वर्ड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो मैंने आपसे पूछा कि जो भी मैंने आपको बताया, जो भी रूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, क्या भूल जाएंगे, विल यू फॉरगेट? आपका जवाब तो होगा नो। पहले आपको नो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब जो कि सबसे पहले किससे शुरू होते हैं, सोल वर्ड से, तो इनका जवाब या तो आप नो से शुरू करते हैं या आप यस से शुरू करते हैं। और आप जब यस या नो बोलते हैं तो आप फॉर्मल तरीका अपनाते हैं इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप इनफॉर्मल तरीका अपनाते तो आप शायद यस ना बोल के बोलते या आप नो ना बोल के बोलते ना। सो नो फॉर्मल तरीका है, कुछ दिनों के लिए फॉर्मल इंग्लिश बात करते हैं। नो, आई विल नॉट फॉरगेट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल सोल वर्ड लगा है और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाना है आपको ये बात, क्या, आई विल नॉट फॉरगेट। जैसे अगला जो वीडियो आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं विल यू वॉच इट, तो आपने कहा अब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप मुझे ये भी कह सकते हैं यस सर आई विल वॉच इट, आप ये भी कह सकते हैं नो सर आई विल नॉट वॉच इट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना आई विल वॉच इट, और अगर आप नहीं देखना चाहें तो भी आप कमेंट करके देख देना नो सर आई विल नॉट वॉच इट। एनीवेज, टॉपिक पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने बात की कि आज के जो 2 मेन नियम थे आज की क्लास में, वो थे इंट्रोगेटिव एंड साथ में किसके बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऑर्डर देने की इंग्लिश के बारे में हम लोगों ने बात की कि अगर किसी को ऑर्डर देना है तो एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको ज्यों करते हो बोलना है, रिक्वेस्ट करना है तो भी ज्यों करते हो बोलना है, बट साथ में प्लीज़ ज़रूर लगा दीजिएगा। क्लियर? एंड दूसरी चीज़ इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने, तो सवाल पूछने का रूल सोल वर्ड, डूअर एंड एक्शन, और सोल वर्ड पे डिपेंड करता है आपका डूअर और सोल वर्ड पे डिपेंड करता है आपका एक्शन की फॉर्म। या तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, या फिर ING फॉर्म लगानी है। क्लियर? सो अगर आपका सवाल विल से बन रहा है, अगर आप फ्यूचर में एक सवाल पूछना चाह रहे हैं तो विल
अगर हम मान लें कि आज सारे सवाल अगर हम यू डूअर से ही पूछे तो विल यू, और यू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म अगर विल लगा है तो विल यू एक्शन, जो भी एक्शन है उसकी बात कर लें तो विल यू एक्शन, विल यू एक्शन। जब भी आप एक सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ पे एक्शन हटाकर बस फॉर्मूला सेम रहेगा, आपको हर बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको एक्शन चेंज कर देने। जैसे विल यू टेक टी, चाय पूछ रहे हैं हम कि चाय पियेंगे आप, विल यू टेक टी, विल यू टेक डिनर, डिनर करने के बारे में पूछ रहे हैं आप, विल यू गो टू मार्केट, आप मार्केट जाने के बारे में पूछ रहे हैं, विल यू क्लियर द एग्ज़ाम। ऑफ कोर्स अगर आप कोई परीक्षा दे के बैठे हैं कंपटीशन की, सो आपसे मिलने वाले लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा, आपने कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया था, सो फिर विल यू क्लियर द एग्ज़ाम। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आंसर, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही बताया कि या तो यस में रहने वाले हैं या नो में रहने वाले हैं, तो यस आई विल क्लियर। और अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था तो कई लोग पहले से ही मान के चलते हैं कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। अगर आपका पेट पहले से भरा हुआ है और अगर मम पूछ रही है बेटा विल यू टेक फूड, मैंने कहा नो मॉम, पेट भरा हुआ है, आई विल नॉट टेक। सो मैं हिंदी नहीं देख रहा कि मैं नहीं खाऊंगा, ना मेरी मॉम ने मुझे देख के पूछ रही है क्या तुम खाना खाओगे, तो हिंदी नहीं देखनी है प्लीज़। सो विल के क्वेश्चन भविष्य दिखाते हैं। अगर आप सवाल हैव से पूछ रहे हैं, हैव यू, तो पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन है हैव और हैज़ के बारे में, तो प्लीज़ आपको इसको समझना है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हैव के साथ हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैव से जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो पहली चीज़ आप पूछना क्या चाह रहे हो, आप जानना चाहते हो जो काम होना था वो हुआ या नहीं हुआ अभी तक। आज की क्लास में हमने बात की ना, हमें 3 काम मिले थे। पापा ने हमें कहा था पे द बिल, मम्मी ने हमसे कहा मेक योर रूम टाइडी, और बॉस ने हमें कहा मेक अ रिपोर्ट। तो अगर शाम को पापा अगर हमसे पूछें बिल बेटा हैव यू पेड, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगा सकते आप इंग्लिश में, हैव यू पेड द बिल, जवाब बाद में दे देंगे हम लोग। ऐसे ही अगर मम्मी को सवाल पूछना है तो हैव यू मेड, मेक मेड मेड, हैव यू मेड योर रूम टाइडी। ऐसे ही अगर बॉस मुझसे पूछेंगे तो वो हमसे पूछेंगे हैव यू मेड द रिपोर्ट। अब आपको जवाब देने हैं। अगर आप ये तीनों काम कर चुके हैं, ये तीनों काम आपने पॉजिटिव आंसर देने हैं, तो आपके आंसर कहाँ से शुरू होंगे, यस आई हैव, और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म यस आई हैव पेड द बिल। मॉम ने पूछा, क्या पूछा था, आपने क्या जवाब दिया, थैंक यू। अगर आपने मेरे इस तरीके को सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो कभी कभी आप ये तरीका अपनाइए। तो यस आई हैव मेड माई रूम टाइडी, थैंक यू। अब अगर आपको प्रेजेंट में ये जानना हो कि व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं उसके साथ ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा, तो फिर प्रेजेंट के लिए 3 सोल वर्ड्स होते हैं, इज, एम और आर। तो आर यू एक्शन प्लस आप ING लगा दीजिए। आर यू लिसनिंग टू मी, यानी कि मैं इस समय जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग टू मी। आर यू इन्जॉइंग, इन्जॉय मतलब मज़े करना होता है। अगर आप किसी पार्टी में हैं, किसी ने आपको बुलाया, इनवाइट किया है, तो डेफिनेटली जो इनवाइट हमें करते हैं वो हमारे होस्ट होते हैं और हम वहाँ पे गेस्ट होते हैं। तो हमारा होस्ट है वो ज़रूर आगे ये पूछता है आर यू इन्जॉइंग द पार्टी, आपका जवाब फिर से हाँ में, यस आई एम इन्जॉइंग द पार्टी। सो कहने का मतलब सिंपल, अगर आप जब भी कभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले आपको सोल वर्ड लगाना है, फिर आपको डूअर लगाना है, और उसके बाद आपको एक्शन की फॉर्म यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू सोल वर्ड। आर यू एक्शनिंग, प्रेजेंट में किसी काम के जारी होने का सवाल। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, मतलब ये पता करने के लिए कि अभी टाइम बचा हुआ है, तो अभी तक ये काम हुआ या नहीं हुआ। हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। और विल यू एक्शन आने वाले भविष्य, अभी जो समय बज रहा है इससे आने वाले भविष्य के बारे में पूछा जा रहा है, विल यू एक्शन। आई थिंक आज का सेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हाँ बिल्कुल, आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा था, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट आई होप आपने एंजॉय किया होगा। फिर से एक बात कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट में तो आपको लिखना ही है जो मैंने आपसे बताया कि विल यू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।
और विल यू नॉट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप उसमें ज़रूर लिखिए, और भी दूसरे वर्ड के साथ भी आप प्रैक्टिस लिख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज डे 2 के वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हैं। डे 3 के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएंगी। आज के वीडियो में भी आपको प्रैक्टिस एक्शंस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डू वॉच देम, आप ज़रूर देखिएगा। और आई होप आप इसकी प्रैक्टिस भी अपने आप घर पे ज़रूर कर रहे होंगे। और जो लोग आपके आसपास में नीडी हैं, जिन्हें लगता है कि इंग्लिश सीखनी चाहिए, और मेरा तरीका अगर आपको लगता है कि आसान है या उनको समझ में आ सकता है, सो प्लीज़ डू शेयर माय वीडियोस। और आने वाले टाइम पर एक बहुत गुड न्यूज़ लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।